गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज हमारा जो मास्टर क्लास फ्री वेबिनार का है वो डिविजनल चार्ट के ऊपर है। डिविजनल चार्ट कौन से रहेंगे वो D9, D2, D10 एंड D30। ये डिविजनल चार्ट होते हैं। कोई भी डिविजनल चार्ट अगर आप देखते हैं तो सबसे पहला पॉइंट होता है कि लग्ना लॉर्ड ऑफ एनी डिविजनल चार्ट शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं है तो बहुत वीक सिचुएशन है आपकी। लग्ना लॉर्ड ऑफ एवरी डिविजनल चार्ट शुड बी स्ट्रॉन्ग। एक सिंपल सी बात आप समझ लीजिए। दूसरा, पहले हम चर्चा करेंगे D9 के ऊपर। D9 जो चार्ट होता है वो बेसिकली हमारी आत्मा है। जैसे हमारे शरीर में आत्मा है तब तक हम जीवित हैं। जब आत्मा निकल जाएगी शरीर मृत है। जितने भी ग्रह आपके D1 में बैठे हैं, अगर वो नमाज कुंडली में कमजोर हैं तो उन ग्रहों की दशाएं आपको अच्छा शुभ फल नहीं दे पाएंगी। सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। D1 के अंदर जितने भी ग्रह बैठे हैं, अगर वो D9 में कमजोर होकर के बैठे हैं तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा। अब मैं चार्ट लगा के आराम से आपको बताता हूं। किसी को कुछ भी पूछना है तो लास्ट में कैमरा ऑन करके कोई भी अपनी क्वेरी पूछ सकता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट एक हम्बल रिक्वेस्ट है, whenever you are raise a question kindly then open a camera। मैं आपको बहुत बेहतरीन बताऊंगा। अगर आपके पास अभी चार्ट है तो टेक्निक को लगा करके देखिए कि वो कितना बढ़िया वर्क कर रही है। क्लियर है? तो टेक्निक लगाइए, बस हमें टेक्निक के ऊपर समझना है। बाकी कुंडली कोई भी आए हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहले टेक्निक आनी चाहिए हमारे पास। अगर टेक्निक समझ में आ गई तो सब कुछ समझ में आ गया। बस छोटी सी बात है, हमको तो यही जानना है। D1 है, ये D9 है। अब आप ध्यान से समझिए। इसको आप शरीर कह सकते हैं, इसको आप आत्मा कह सकते हैं। सिंपल सी बात है। अगर आपका D1 का लगना असेंडेंट और D9 का लगना असेंडेंट स्ट्रांग है तो मोती दान करके आए हो यार। शरीर और आत्मा दोनों ही स्ट्रांग है, तो इसका अर्थ है कि आप तो मोती दान करके आए हो, आपकी लाइफ स्मूथ चलेगी। सिंपल सी बात है। बहुत से लोग सिर्फ D9 शादी के लिए देखते हैं, नहीं। D9 हर चीज के लिए होता है, याद रखिए। D9 चार्ट हर चीज के लिए होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप जो है शादी के लिए देखें। चलिए, उससे पहले स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात मैं ये कह रहा हूं कि ये क्लास मंडे को स्टार्ट होगा और ये स्टार्ट होगा 7 PM से 8 PM को। डेली क्लास होगा मंडे टू फ्राइडे। और मैं अपनी क्लास में किसी को म्यूट नहीं करता। कोई भी बीच में मुझे टोक सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, जी मुझे समझ नहीं आया। जब वो हामी भरता है तभी मैं आगे चलता हूँ। ये मेरी एक वीक पॉइंट है। ये क्लास डेली चलेगा 7 to 8। 5 क्लासेस का कोर्स है ये ओनली। और इसका आपको जो है रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम मिलेगा। रिकॉर्डिंग आपको लाइफ टाइम के लिए मिलेगी। आप सारी जिंदगी देखते रहिए जब भी आपको दिक्कत लगे। नंबर 3 जो है वो आगे है। इसका फी है 2577। इसमें सारे डिविजनल चार्ट जो भी चार इंपॉर्टेंट है जो मैं खुद देखता हूं बारीकी से, D9, D2, D10 एंड D30। सिंपल सी बात है। तो उस चीजों को बारीकी से हमको पढ़ना है और समझना है। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी। दोज हु आर रियली इंटरेस्टेड दे कैन गो फॉर एनरोलमेंट लाइक दैट। नाउ कम अप विद दिस थिंग। अब हम चलते हैं। अब ये D1 में D9 के अंदर कोई भी तो राशि आएगी ना। 12 राशियां होती हैं। लगन बनेगा तो मेष लगन भी हो सकता है, वृष लगन भी हो सकता है, किसी का सिंह लगन हो सकता है। लेकिन शास्त्र कहता है अगर किसी का मीन राशि का D9 में लगन है, व्यक्ति श्रेष्ठ है। सिंपल सी बात है, वो व्यक्ति अच्छा है। इसको
काफी इसकी प्रशंसा की गई है। आप क्लासिकल बुक्स पढ़ेंगे ना तो उसमें आपको प्रशंसा मिल जाएगी। आगे चलते हैं। अब ध्यान से एक चीज देखिए, ये मैंने ये वाला पॉइंट बता दिया आपको। अब मैं एक और पॉइंट बताता हूं आपको अच्छे से। मैं बार बार इसलिए मिटा रहा हूं सो दैट आप कंफ्यूज ना हो, हर चीज नई तरीके से आप सीखें। आपके सामने नई तरीके से आनी चाहिए। अब क्या है कि लगना लॉट, कोई भी लगन हो सकता है, 1 से लेके 12 तक कोई भी लगन हो सकता है। मान लीजिए किसी का सैजिटेरियस लगना है, सपोज समवन हैविंग सैजिटेरियस असेंडेंट इन द D1। अब वो यहां पर कहीं पे भी, एनीवेयर इन द D9, कहीं पे भी, मैं फिलहाल कहीं लिखूंगा, तो आप ये नहीं समझिए कि यहां लिखा है। मैंने सेंटेंस बोला है कहीं पे भी। अगर कर्क राशि में बैठ जाए लगना लॉर्ड, कौन सा? D1 का। तो मान लीजिए किसी का लगना लॉर्ड यहां पर बृहस्पति बैठ गया, तो राशि किसकी है? चंद्रमा की। चंद्रमा क्या है? एक चंचल ग्रह है, तो जातक के अंदर चंचलता होगी ही होगी। अब मान लो किसी का मिथुन लगन है, उसका स्वामी बुध बना, बुध बैठ गया, तब भी वो 4 नंबर राशि में बैठा है, उस जातक के अंदर चंचलता आएगी ही आएगी। लगना लॉर्ड चंद्रमा की राशि में बैठा है ना, तो चंचलता तो आएगी आएगी। बात क्लियर है? सिंपल सी है। मंगल की राशि में बैठा है, एग्रेशन तो आएगा ही आएगा। तो हमें ये देखना है कि नवांशा में हमारा लगन लॉर्ड कहां बैठा है। जहां बैठा है वो सबसे इंपॉर्टेंट भाव है। आगे चलते हैं। अब ये ध्यान से हमें देखना है, क्या देखना है कि हमारे जो ग्रह हैं, क्या वो मित्र राशि में बैठे हैं या शत्रु राशि में। जैसे मैं एक चार्ट लेकर के आपको बताने का प्रयास करता हूं। देखिए, जो मोबाइल पर है ना वो अपना जूम कर सकते हैं, उनको पिक्चर अच्छी आ जाएगी, वो बड़ा करके क्लोजली देख सकते हैं। ठीक है। और बाकी जो है ना वो अपना लैपटॉप पर है तो उसको थोड़ा क्लोजली देखने। जो ग्रह शत्रु राशि में है उसकी दशा पीड़ा देगी। अब देखिए, ये जातक की दशा है जुपिटर की। जुपिटर यहाँ राहु के साथ बैठा है अष्टम भाव में। अष्टम भाव तो मैं लेवल 1 जब पढ़ाता हूँ सीधा सा बताता हूँ, अप एंड डाउन का। मैं इसे अप एंड डाउन कहता हूँ। अब नमांशा में कहा बैठा है वो? वापस मीन राशि में बैठा है। जब कोई ग्रह सेम राशि में बैठ जाए उसे वर्गोत्तम कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्गोत्तम। लेकिन ये वर्गोत्तम होते हुए भी लाभ नहीं दे पाया। बड़े ध्यान से सुनिए, ये ग्रह वर्गोत्तम है। वर्गोत्तम ग्रह की दशा, आप कोई भी जातक परिजात बृहस्पति शास्त्र कोई भी ग्रंथ क्लासिकल लीजिए, उसमें बड़ी अच्छी इसकी तारीफ की गई है कि जीवन में बहुत तरक्की करेगा। ये आदमी क्यों नहीं करा तरक्की? अरे भैया, अष्टम राशि का वर्गोत्तम है। लगन कुंडली में मीन राशि 8वें भाव में है, तो अष्टम भाव का वर्गोत्तम होने से बेड़ा गर्क हो गया। एंड सेकेंडली, द कंजक्शन ऑफ जुपिटर इज विद द राहु। सिंपल सी बात है। अपने को ये थोड़ा सा देखना है और ये समझना है। अब आगे चलते हैं। देखिए, यहां शनि शत्रु राशि में बैठा है D1 में। यहां शनि अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में बैठा है, तो शनि तो ठीक है इसका, न मंशा में उसको बल प्राप्त है, न कहा गया, भाग्य स्थान पर गया वो राशि, तो अच्छा है। किस प्रकार से ग्रह ताकत पा गए, किस स्थान पर बैठ गए, वो हमको देखना है नमांशा कुंडली के अंदर। नमांशा कुंडली हमको बहुत सूक्ष्म चीजें बताती है और हमें इन सूक्ष्म चीजों को ही समझना है। क्लियर है? आगे देखिए। अब ये देखिए, यहां वीनस जो है अपनी सेल्फ साइन में बैठा है। यहां वीनस मकर राशि में बैठा है, मित्र राशि में बैठा। D1 में बैठा कहां है? अपने साइन में। D9 में कहां बैठा है? मित्र राशि में। तो दशा में उथल पुथल तो होगी,
पर इतनी बुरी नहीं होगी, कारण ये राशि जो बैठा है ये 6th हाउस में है, ये 6th हाउस, लेकिन बैठा मित्र राशि। तो हमको इन चीजों से बारीकी से समझना है, और जब हम समझ जाएंगे इन बारीकी को तो इंटरप्रिटेशन करना आसान हो जाएगा। आगे चलते हैं और इसको समझने का और प्रयास करते हैं, क्या है क्या नहीं है। आगे चलते हैं और इसको अच्छे से एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। अब आप देखो D1 चार्ट है, D9 चार्ट है, हमने एक मेष लगन ले लिया, क्लियर है। अब मैंने मंगल यहां बिठा दिया। द लग्न लॉर्ड इज बीइंग सेटेड इन द थर्ड भावा रिप्रेजेंट द पराक्रम, करेज। तीसरे घर में क्या, लग्नेश बली है जी। अब यहां पर मैं कहीं पे भी फिर से नोट करिएगा, वो उसका डिग्री के अनुसार उसका नामांश तय होगा, ठीक है। आप सॉफ्टवेयर से देख लीजिए। मान लीजिए उसका जो है वो 10 नंबर में जाकर के मंगल बैठा है। आपने कहा जी मंगल तो उच्च का बैठा है आपका नामांशा में, बहुत अच्छा है। मेरे जैसा कहेगा भाई साहब परेशानियां नहीं खत्म होनी इस जन्म में, मर जाओगे पर परेशानियां चिता के साथ जाएंगी आप। आप तो कह रहे हो जी भाई उच्च का है, लाभ तो होना चाहिए। अब ध्यान से आप देखिए, अब मैं कुंडली पूरी बनाने जा रहा हूं। जहां मंगल बैठा है 1 2 3 4 5 6 7, 1 मिनट रुकिए, गलती है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। सप्तम भाव में बैठा, अष्टम भाव है ये, मेरे लिखने में गलती है कहीं। 1 2, ये 3 है बाबा, 2 यहां नहीं लिखा ना तभी गलती है। 4 5 6 7 और 8, जहां मंगल बैठा है वहां से वो अष्टम है। लगन कुंडली में मंगल ठीक है, अच्छी स्थिति में, पराक्रम करेज के भाव में बैठा है, पर नमांशा में जाकर के वो उच्च का हो गया। लेकिन अपना जहां से बैठा था D1 में उस राशि से अष्टम है, तो जातक को इस जन्म में अप एंड डाउन देखते ही रहना पड़ेगा। क्यों देखते रहना पड़ेगा? बिकॉज इट इज अ लग्ना लॉर्ड। तो लग्ना लॉर्ड जो है वो दिक्कत दे गया, बात खत्म। कोई भी ग्रह जो शत्रु राशि में बैठ जाए, D1 का कोई भी ग्रह शत्रु राशि में बैठ जाए तो उसका बल कमजोर हो जाता है। सिंपल सी बात याद रखिए। अब मान लीजिए किसी का बुध जो है शुक्र की राशि में बैठा है, यहां मान लीजिए बुध जो है मंगल की राशि में बैठा, तो बुध का बल कमजोर हुआ, बुध की दशा उतना उत्तम फल नहीं दे पाएगी जितना उसको देना है, क्योंकि वो शत्रु राशि में जाके बैठ गया। अब मान लीजिए हमने क्या करा, बुध को जो है क्या नाम है 11 नंबर में बिठा दिया। ये मित्र राशि है शनि की बुध की, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये दशा बढ़िया चली जाएगी। हमको बारीकी से देखना है, बिना बारीकी से देखे आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। अब मैं एक और चीज आपके सामने लाता हूं। अब हम लोग शादी के लिए देखते हैं D9। अब ये लगना लॉर्ड है, केंद्र ये होता है 1 4 7 10 केंद्र होता है। अगर लगना लॉर्ड ऑफ D9 केंद्र में बैठा है 1 4 7 10, तो विवाह समय पर हो जाता है। सिंपल सी बात है। मेलेफिक अफ्लिक्शन ज्यादा है, देयर कुड बी पॉसिबिलिटी ऑफ डिले, दैट इज समथिंग एल्स, बट द फंडामेंटल रूल सेज if the lagna lord of D9 is being settled in the kendra bhava or the quadrant, then the person will get married timely, easy way of। अगर एफ्लिक्शन में है तो दिक्कत है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। खाम खा के उपाय करके अपना दिमाग का दही ना करें। उपाय तभी करने चाहिए जब जरूरी हो। अब मान लीजिए, अब देखो मैं एक मैनुअल चीज भी सिखाता हूं आपको, मैनुअल चीज भी सिखाता हूं। जहां कहीं सूर्य बैठा है नवमांश में, उससे छठा घर, सातवां घर और आठवां घर, यहां 110% ग्रह वक्री होते हैं, सीधी बात, नो बकवास।
अगर नवमांश कुंडली में शनि वक्री है, बड़े ध्यान से सुनिए, नवमांश कुंडली में शनि वक्री है और आपके D1 में वो योग कारक ग्रह थे। D1 कुंडली के अंदर शनि जो है क्या है, योग कारक। अगर वो योग कारक है और नवमांश में मान लीजिए सूर्य के सामने बैठे हैं तो वक्री हो गए, यहां बैठेंगे तो भी सैटर्न वक्री है, यहां बैठे हैं तो भी सैटर्न वक्री है। तो इसका अर्थ होता है आपको जीवन में यश मिलेगा, पर कष्ट के बाद मिलेगा। सिंपल सी बात है। यानी इसको शास्त्र क्या कहता है, कष्ट साध्य यश की प्राप्ति आफ्टर लॉट ऑफ स्ट्रगल। वैसे भी मैं ये कहता हूं कि शनि की दशा बुढ़ापे में नहीं आनी चाहिए। जिस किसी की भी 50 साल के बाद आ जाए ना शनि की दशा, तो बस ये तैयार रहे कि मेरा अभी जन्म हुआ है, मतलब मैं अभी 25 साल का युवा हूं, तो उसे 25 साल के युवा वाले अंदाज में काम करना पड़ेगा, तब तो शनि महाराज को 2 रोटी दे देंगे, अन्यथा कुछ नहीं देने। क्योंकि शनि वृद्धावस्था के कारक है, लेकिन मेहनत वो लेबर वाली मांगते हैं, और लेबर का काम तो यंग एज में ही होता, बुढ़ापे में तो नहीं हो सकता। अगर आप कर सकते हो तो शनि बहुत कुछ दे जाएंगे। ये डिफरेंस समझ लीजिए शनि का। आगे चलते हैं। अब प्रॉपर्टी कोई मेरी हड़प लेगा, वो D9 चार्ट से देखेंगे, डेट इज अ क्लास व्यू, क्लास के अंदर मैं बताऊंगा। फिर एक इसका जो डायमंड पॉइंट है, उपाय मुझे लगेंगे या नहीं लगेंगे, या मुझे अपनी कर्मगति भोगनी है, या मुझे जल्दी उपाय लग जाएंगे, या मैं अपने प्रारब्ध में कुछ चेंज कर सकता हूं रेमेडी से। दैट इज ए क्लास पॉइंट। नाउ अनदर वन पॉइंट, कैरियर वगैरह भी हम देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। आपका 10th लॉर्ड जो है D1 में और D9 में, 10th लॉर्ड शुड बी स्ट्रॉन्ग फॉर ए स्मूथ कैरियर। आपका D1 में 10th लॉर्ड एंड D9 में 10th लॉर्ड, 10th लॉर्ड के 2 मीनिंग आएंगे। एक तो D1 का सेम 10th लॉर्ड यहां पर देखना है, फिर D9 का ही 10th लॉर्ड देखना है। अगर वो दोनों ही स्ट्रॉन्ग है तो लाइफ तो बढ़िया भैया, मोती दान करके आए हो, क्लास में क्या अचार थोड़ी डालना आपने, कुछ ना कुछ बढ़िया कर रहे होंगे। आगे चलते हैं। D9 के अंदर हमको 64 नमंशा देखना होता है। जब भी इसमें पापी ग्रह गोचर करेंगे, जातक को हेल्थ इश्यू तो आना ही आना है, बाकी अलग जितने मर्जी हैं। मनी प्रॉब्लम तो अपने आप आ गई जब हेल्थ इश्यू आ गया। 64 के अंदर हम लोग खरेश ग्रह को देखेंगे कि हमारा 64 के अंदर खर ग्रह कौन है। द लॉर्ड ऑफ दैट हाउस इज बीइंग कॉल्ड खरेश प्लैनेट। हमको उसे समझना है, उसकी दशा बैंड बजाए बिना रहेगी नहीं, सॉलिड वाला बैंड बजाती है। आगे चलते हैं। जुपिटर देखना होता है। अब आप चेक कर लीजिएगा, मान लीजिए किसी का जुपिटर D9 में सेल्फ साइन में है। सेल्फ साइन क्या होते हैं जुपिटर के, 9 और 12। कहीं पे भी ये 12 घर है, जुपिटर कहीं पे भी अपनी राशि का बैठा हो, मान लो यहाँ जुपिटर बैठा है 9 या 12 का, बंदे के मैक्सिमम 3 लव अफेयर करा देगा। अब आप शुक्र से देख रहे हो, यहाँ तो भाई साहब जुपिटर लव अफेयर कराता है, मैक्सिमम 3 करा देगा लव अफेयर, अगर जुपिटर सेल्फ साइन में है नवंशा कुंडली में। और अनगिनत कैसे कराएगा, इन्फिनिट लव अफेयर भी जुपिटर कराता है, काउंटलेस, जहां गए वहीं टांका लगाने का काम चालू। वो टेक्निक भी पढ़ाऊंगा आपको, जहां गए वहीं टांका लगा दिया। आगे चलते हैं। हमको इन चीजों को बारीकी से देखना है। अब मान लीजिए D9 में ये 7th लॉर्ड कोई भी ग्रह बनता है, कोई भी ग्रह हो सकता है किसी का, कोई भी ग्रह। मान लो किसी का मिथुन लगन है तो जुपिटर बना ना। अब मान लो यहां पर जुपिटर कहीं भी आ जाए, मैं ये नहीं कह रहा केंद्र में आया त्रिकोण में आया, वो बात की बात है। मान लो जी आपने तो केंद्र में बिठा दिया, बट इट शुड नॉट बी राहु केतु एक्सेस, अदरवाइज योर मैरिड लाइफ विल गेट डिस्टर्ब, because the 7th lord of the D1 goes to the
राहु केतु एक्सेस वो नहीं जाना चाहिए, अगर गया तो गड़बड़ करेगा। बात क्लियर है? आगे चलते हैं। या मान लो आपका जुपिटर छठे घर में बैठ गया, D9 के, हो गया नाश पिट गया। छठा घर क्या है? रोग ऋण रिपु शत्रु कोट कचहरी। अच्छा एक अच्छी बात सिखाता हूं आपको, बड़ी सुंदर सी। वैसे मेरा विधि लेवल 3rd का है। अगर मान लो D1 से ही देखो, देखो मेरा एक तरफ से देखो अलग से क्या मीनिंग होते हैं चीजों के। मान लो किसी का 7th लॉर्ड छठे घर में बैठा है, मान लीजिए वीनस बैठ गया छठे घर में, नीच का है। अब आप कहोगे तलाक क्यों? बड़े ध्यान से समझना। छठा घर रोग ऋण रिपु शत्रु तलाक फलाक सब होता है। अगर उसका हस्बैंड या वाइफ स्पाउस को रोग हो गया है तो तलाक नहीं होगा, ये बात समझ लेना। अगर उसे रोग नहीं हुआ तो तलाक होगा। अब ये तलाक एक्टिवेट होगा। पर अगला मान लो बीमार हो गया, उस दशा आने से पहले ही बीमार हो गया और लंबी बीमारी चल रही है, तो तलाक नहीं होगा इतनी आसानी से। ये मत सोचना, क्योंकि जिन जिन चीजों का कारक है वो एक रोग एक्टिवेट हो गया तो रोग की तरफ कंसंट्रेट हो गया। बात क्लियर? अच्छा एक और अच्छी चीज बताता हूं। D1 D9 में, D9 क्या है? हमारा स्पाउस से है। इफ सैटर्न एंड सिटिंग इन द लग्ना इटसेल्फ, तो मैं प्यार से, मेरा डायलॉग होता है, ससुराल में शाही पनीर नहीं मिलेगा, घी की सब्जी मिलेगी। यू विल नेवर गेट रिस्पेक्ट इन यूर इन लॉज हाउस। अब लड़के के लिए तो ठीक है, साल में एक बार ही जाना है, चलो घी की सब्जी भी देगी, अगला मुंह बना के आ भी जाएगा, दोबारा 2 साल बाद जाएगा। बट फॉर द गर्ल इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर हर, क्योंकि उस बेचारी ने तो ससुराल में ही रहना है ना। शी हैज टू डू रेमेडी बिफोर आर मैरिज and till her death. She has to do on a daily basis या weekly basis whatever the remedy is being given by the astrologer, that has to be done out. वो तो करनी ही पड़ेगी। अब आगे चलते हैं, हम लोग D10 चार्ट को पढ़ेंगे। D10 चार्ट, D10 चार्ट जो होता है D1 की तरह पढ़ा जाता है। बेसिकली दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 10th हाउस। 10th हाउस का विस्तार, उसका ब्रॉड स्वरूप ही जो है वो अलग है। अब देखिए इसके पूरे 12 भाव पढ़ाए जाएंगे। अब ये लगन हुआ, असेंडेंट है, दिस इज योर सेकंड भावा, हियर इज आल्सो असेंडेंट एंड दिस इज योर सेकंड भावा। सेकंड हाउस यहां पर फैमिली है, एग्रीड। सेकंड हाउस आपके संस्कार भी है, सेकंड हाउस वाणी भी है। यहां क्या है D10 में? बैंकिंग सेक्टर भी है ये। यहाँ पर आप बिजनेस करते हैं, बैंक से लोन लेना है नहीं लेना, आपको बैंक लोन देगा नहीं देगा, सेकंड हाउस। सेकंड हाउस क्या है? यहाँ पर फैमिली है, और यहाँ पर फैमिली का अर्थ है कि क्या मैं खानदानी बिजनेस में एंट्री करूंगा। यहाँ ये मीनिंग है कि मेरे पापा की हलवाई की दुकान थी, मैं भी हलवाई की दुकान पे बैठूंगा, तो वो चीज है। इसको अलग तरीके से पढ़ना। अब जैसे मान लीजिए किसी का 10th लॉर्ड है, एंड दैट 10th लॉर्ड बी सीटेड इन द लग्ना इटसेल्फ, द पर्सन इज सेल्फ मेड, सिंपल। उसका कोई गॉडफादर नहीं हुआ इस जन्म में, सेल्फ मेड है। और वो लकी है जो इस समय क्लास में, अगर उनका 10th लॉर्ड गड्ढे में है। मेरा वीनस एग्जॉल्टेड है। अगर किसी का 10th लॉर्ड गड्ढे में है, इमीडिएटली ऑकल्ट साइंस की कोई फील्ड पकड़ ले, चाहे न्यूमरोलॉजी पकड़े, टैरो कार्ड रीडिंग पकड़े, वट एवर ही फील्स हो, चाहे वास्तु पकड़े, किसी भी टाइप का वास्तु, ऑकल्ट में उसको पैसा रखा है भगवान ने। अब कोई कहे जी मेरे को तो इंटरेस्ट है ही नहीं ऑकल्ट में, हिडन है ना 8th हाउस। सो ओपन ए शॉप ऑफ सीसीटीवी कैमरा, स्पाई कैमरा, इफ यू आर नॉट लिटरेट पर्सन। कोई कहे जी मैं तो 10वीं फेल हूं जी, मेरे बस का तो है नहीं। मैं सबसे सुंदर बात है अपनी क्लासेस के अंदर एक बात कहता हूँ, सारे एस्ट्रोलॉजर बहुत बढ़िया बढ़िया बात बोलते हैं, उसके सामने बढ़िया कपड़े पहन के जाओ, सब कुछ बढ़िया बात करो, और बीच में जब 10-15 मिनट हो जाए ना, आराम से बोलो मैं जी 10वीं फेल हूं जी। अब उसके हाथ पैर खुलेंगे। जब तक आपको 10वीं फेल के ना फार्मूले नहीं पता होंगे एस्ट्रोलॉजी के, आप बड़े से बड़ी एस्ट्रोलॉजी नहीं कर पाओगे। मैं सबसे पहले प्यार से कहता हूँ क्लास में,
हाँ, मैंने फार्मूले सिखा दिए। अब बताओ मैं 10वीं फेल हूँ, अब मेरे को क्या करना चाहिए? मजा तब आता है एस्ट्रोलॉजी में। खास तौर से मैं जॉब एंड प्रोफेशन कोर्स में कराता हूँ। कह रहे नहीं आओ, आगे चलते हैं, इन चीजों को समझना है। अब मैं एक और टेक्निक सिखाता हूं, द D10 का 10th लॉर्ड, 10th लॉर्ड वाटर साइन में बैठा है, 4 8 12 वाटरी साइन है। आदमी नौकरी कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, उसकी खोपड़ी में ना तो नौकरी निकलेगी ना बिजनेस निकलेगा। वाइफ ऐसे आदमियों से दुखी होती है अपने स्पाउस से। अरे भैया, घर पे आए हो, बच्चों से मिलो, मेरे से बात करो, तुम्हारा ऑफिस का कलेश ही नहीं खत्म होता कि मुझे बॉस ने कल ये काम दिया है, मुझे ये करना ही करना है। तो आदमी को ये जो चीजें होती हैं ना, इन चीजों के अंदर जो है बहुत बारीकी से समझना होता है। अगर हम बारीकी से समझ जाएंगे तो इजी है, अदरवाइज तो दिक्कत ही दिक्कत है। ठीक है। तो इन चीजों के अंदर हमको बारीकी से समझना, इमोशनल अटैचमेंट है, तो हम बारीकी से इस हाउस को समझेंगे। याद रखिए, कोई भी डिविजनल चार्ट हो, उसका छठा, आठवां, 12वां भाव जो है आपको तारे दिखाता है इस जन्म में। लेकिन ये तारे की जगह विपरीत राजयोग भी देता है। जैसे नरेंद्र मोदी जी की कुंडली है, वो सारी विपरीत राजयोग पर स्टैंड करती है। विपरीत राजयोग बहुत ज्यादा कुछ देते हैं, हमको समझना है। और उन चीजों को जब समझ लेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। D10 हमें ये बताता है कि क्या मैं बिजनेस करूं या जॉब करूं, दोनों पॉसिबिलिटी बताता है। ठीक है। पूर्ण परमात्मा ग्रह यहां पर बताते हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल और राहु। ये पूर्ण परमात्मा ग्रह का जब कनेक्शन आता है, तब हमें समझना होता है कि जॉब करें कि बिजनेस। सूर्य से भगवान श्री राम, सूर्यवंशी अवतार। चंद्रमा से श्री कृष्ण, चंद्रवंशी अवतार। मंगल से नरसिंह अवतार। राहु से वारा अवतार। तो हमें ये स्ट्रेंथ चेक करनी है, ये चारों ग्रह पूर्ण परमात्मा वाले ग्रह हैं, और व्यापार के लिए पूर्ण परमात्मा ग्रह चाहिए ही चाहिए। अब सिंपल सा एक और चीज है, D1 में करेज चेक करो। अगर आपका करेज अच्छा है तभी तो आप उधार दे पाओगे ना भाई साहब, तो दिक्कत आ जाएगी। तो इन चीजों से हमें समझना है, आगे बढ़ना है। अब मान लो कोई कहता है जी मुझे पार्टनरशिप करनी है। आपने D1 का 7th हाउस पार्टनरशिप का देख लिया। सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्टनरशिप का हाउस। अगर ये एफ्लिक्शन में है, पापी ग्रह देख रहे हैं, या 6 8 12 के लॉर्ड 7th हाउस में बैठ गए हैं, लेकिन आपको D1 में तो अच्छी स्थिति दिख गई थी पार्टनरशिप की, पर D10 के अंदर आपको नेगेटिव पोजीशन दिखी। नेगेटिव पोजीशन दिखी, बट नेचुरल है, दिक्कत तो आनी आनी है, पार्टनरशिप के अंदर चीटिंग होगी ही होगी। इसमें कोई दोराई नहीं है कि चीटिंग ना हो। आगे बढ़ते हैं, इन चीजों को समझना है। क्लियर है। अब मान लीजिए एक और एग्जांपल देता हूं, फिर उसके बाद अपन आगे चलते हैं। अब मैं ओ सॉरी, गलत लिख दिया मैंने, D10 लिखना था। अब मान लीजिए आपका D1 का लगना लॉर्ड ही राहु केतु एक्सेस पर आ गया, दैट गिव्स यू अ नेगेटिव पिक्चर। बात क्लियर? सिंपल सी बात है। सपोज द 10th लॉर्ड इज आल्सो होने राहु केतु एक्सेस, वो भी खराब है। बात क्लियर है ना? कारण क्या है कि ये दिक्कत देने वाले ग्रह हैं। जब मैं नाड़ी पढ़ाता हूँ, नाड़ी का कोर्स चल रहा है, मेरे को बड़ा अच्छा लगा, किसी ने फ्राइडे 5th क्लास में ज्वाइन किया और एक सज्जन ने 4th क्लास में ज्वाइन किया। मेरे को बड़ा अच्छा लगा। तो मैं ये बताता हूँ, नाड़ी के अंदर राहु केतु ऑब्स्ट्रक्ट जो है ना, वो ऑब्स्ट्रक्शन देते हैं, ऑब्स्ट्रक्टर हैं, बहुत ज्यादा परेशानियां पीड़ा देने वाले ग्रह हैं, बहुत ज्यादा पीड़ा देने वाले ग्रह। तो अगर D10 के लगना लॉर्ड या D10 के 10th लॉर्ड के साथ राहु केतु का भरत मिलाप हो गया, तो आपका बैंड बजाएगा ही बजाएगा।
आपको कैरियर में संघर्ष करना ही पड़ेगा। बात को आप समझिए। क्लियर है? एक और छोटी सी चीज बताता हूं। सपोज द D10 का 10th लॉर्ड सिटिंग इन द 6th भावा, आइदर द जूनियर और द सबॉर्डिनेट, वहां वो दिक्कत का एरिया है आपका। आप देखें और समझें अपने चार्ट में कि क्या मेरी दिक्कत कहां से आ रही है। तो हम पूरा D10 को बारीकी से आराम से समझेंगे और इसको सीखेंगे, ताकि हमको ये पता लग सके कि हम कहां जा रहे हैं। हम पूरे 12 भाव को पढ़ेंगे, इसके पूरे 12 हाउसेस को पढ़ेंगे, प्लस क्या पढ़ेंगे, 10th लॉर्ड को पूरे 12 घर में घुमाएंगे, 12 हाउसेस में। तब जाके हमको D10 जो है अच्छे से समझ आएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। किसको? D2 को। अब D2 को समझने के लिए क्या हमको जानना है? वो ये जानना है, एक सेकेंड, मैं इसको मिटा दूं साथ के साथ। D1 और D2। D2 को होरा बोलते हैं, D2 को वेल्थ चार्ट बोलते हैं। भगवान ने मेरे लिए कुछ रखा है, मेरी संपत्ति होगी या नहीं होगी। इसमें दो ही लगन होते हैं। जैसे 4 नंबर का लगन आता है तो इसको कहते हैं चंद्रमा की होरा। अगर इसकी जगह 5 नंबर लिखा हुआ आया है तो इसको बोलेंगे सूर्य की होरा। बात क्लियर? सिंपल सी बात है। अगर 5 नंबर लिखा है तो 4 नंबर यहां आएगा। 9 के 9 ग्रह इन दोनों हाउसेस में होते हैं, बाकी सारे हाउसेस ब्लैंक होते हैं। होरा चार्ट के अंदर सारे हाउसेस ब्लैंक होते हैं। अगर किसी का 4 नंबर चंद्रमा की हो रहा है तो 5 नंबर यहां आएगा। इन्हीं दो हाउसेस के अंदर ग्रह बैठे होते हैं। बात क्लियर? अब आते हैं D2 चार्ट को समझने के लिए। सपोज D2 चार्ट है आपका। D2 चार्ट के अंदर D2 चार्ट के अंदर जो है हमको क्या समझना है, वो ये समझना है कि अगर यहां सूर्य की हो रहा है, क्या है, सूर्य की हो रहा, 5 नंबर लिखा है, तो आदमी अपनी संपत्ति या अपना पहचान स्वयं के एफर्ट से, सेल्फ एफर्ट से आगे बढ़ेगा। बस बात खत्म। अगर यहां पर 4 नंबर है तो थोड़ा इजी रहता है लाइफ। कैसे? मैं समझाता हूं। अगर मान लो किसी का 5 नंबर का सिंह का हो रहा है, इसमें ग्रह बैठे हैं, 4 या 5 ग्रह मान लीजिए बैठे हैं, क्योंकि इतने ही बैठते हैं, डिवीजन हो जाता है। इसमें जितने ग्रह बैठे हैं उसकी दशा आ जाए, भाई साहब चप्पल घिसाई बोलता हूं मैं इसे। हार्ड वर्क किए बिना कुछ नहीं मिलेगा आपको। यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क इन दैट दशा। जो भी ग्रह सूर्य की होरा में बैठा है उसकी दशा में आपको हार्ड वर्क करना ही करना है। अब आ जाइए, मान लीजिए D2 के अंदर चंद्रमा की हो रहा है, इसमें ग्रह बैठे हैं, कोई भी ग्रह बैठा है, जिस ग्रह की दशा है चप्पल घिसाई कम है, इजी ले जाती है दशा, इजी टू असेस है, ये समझना है। अब मैं आपको एक अध्यात्म की बड़ी सुंदर बात बताऊंगा। अब मान लीजिए किसी का D2 की होरा में चंद्रमा और ये है, सूर्य यहाँ बैठा है, चंद्रमा यहाँ बैठा है। अगर आपको भगवान को पाने की खुजली है, आपको वरदान आप पा सकते हैं। मन और आत्मा का परिवर्तन हो चुका है। आपका मन आत्मा की तरफ जा सकता है और आत्मा ही परमपिता परमात्मा है। आपको वरदान प्राप्त है। बात क्लियर? अब मान लो ये दूसरे रूप में हो, मान लो किसी का ये हो तो यहाँ सूर्य है और यहाँ 5 नंबर आया तो चंद्रमा है। ये भी वही बात है, बात तो एक ही है, परिवर्तन हो गया। तो जब सूर्य और चंद्रमा का परिवर्तन होता है D2 के अंदर, तो वो ये भी बताता है धन के अलावा, मैं सारे कॉम्बिनेशन आपको संपत्ति के पढ़ाऊंगा D2 के अंदर, कि मुझे कितनी संपत्ति मिलेगी इस जन्म में।
बात क्लियर? और ये परमात्मा वाला बताया था। अब आगे चलते हैं, D30 चार्ट पर चलते हैं। D30 चार्ट हमारे दुर्भाग्य और अरिष्ट को बताता है। D30 चार्ट क्या बताता है? हमारे दुर्भाग्य और अरिष्ट को बताता है। क्लियर है? अब आपका मैं एक पॉइंट सिर्फ यहां रिवील कर देता हूं। लगन के अंदर, असेंडेंट के अंदर कोई भी प्लेनेट बैठा है, एनी प्लेनेट लिख रहा हूं, कोई भी प्लेनेट है तो, और वो प्लेनेट जो बैठा है वो आपका स्वयं के दोष है। आपने वो दोष पैदा करे। आपको अपने अंदर झांकना है बजाय दूसरे को ब्लेम देने के। चेक योर D30 चार्ट। इफ एनी प्लेनेट इज देयर, सूर्य बैठा है तो अलग मीनिंग है, दोष दे रहा है। मंगल बैठा है तो अलग मीनिंग है, दोष दे रहा है। बुध बैठा है, अलग मीनिंग है पर दोष दे रहा है। वो दोष आपने पैदा किए हैं, उसके ऊपर फोकस करो तो आपका दुर्भाग्य और अरिष्ट इस जन्म से दूर हो जाएगा। सिंपल सी बात है। आपका दुर्भाग्य और अरिष्ट इस जन्म से दूर हो जाएगा। अब आप अपने अपने चार्ट में देख लीजिएगा कि मेरा कहाँ अरिष्ट है और कहाँ अरिष्ट नहीं है इस जन्म में लिखा। हम लोग अपने को ही कोसते हैं, यार मेरी किस्मत बड़ा, भगवान ने दुर्भाग्य लिखा। लेकिन आपको अपनी गलती का एरिया पता नहीं लग रहा और कौन सा ग्रह करा रहा है। सूर्य के कराने का तरीका अलग है, मंगल का अलग है तरीका, बुध का अलग है। जो भी ग्रह आपके लगन में बैठा है वो आपको गलती करा रहा है आपसे। आपने आत्म मनन मंथन करना। वो भागवत कथा सुनी है ना, वो यही तो बताते हैं, अपने मन में झांकिए, आत्म मनन कीजिए। तो आत्म मनन अपन करेंगे तो हमारे जो परेशानियां, दुर्भाग्य, अरिष्ट हैं वो चले जाएंगे। अब आता है, फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, जिनको क्वेरी पूछनी है वो मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना कैमरा ऑन करके मेरे से क्वेरी पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। मंडे से फिर बता रहा हूं, मंडे से ये क्लास स्टार्ट होगी 7 PM और टू फ्राइडे 5 डे तक रहेगा, 7 to 8 PM रहेगी क्लास। 5 डे का कोर्स है। लाइफ टाइम आपको क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी, लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। आपको ई सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, ई सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा आपको। प्लस आपको जो है लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग हो जाएगी। फी आपका जो है 2577 है। मैं अपनी क्लास में किसी को म्यूट नहीं करता। जिसको टोकना है मुझे बीच में टोके, जब उसे समझ आए तभी मैं आगे चलता हूँ। ये मेरा सीधा सा प्रिंसिपल है पढ़ाने का। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा जिन्होंने पूछना है वो अपने आप को अनम्यूट कर ले और मेरे से पूछ सकते हैं। अपने आप को आप हेलो। अनम्यूट कर लीजिए, मेरे से क्वेरी पूछ सकते हैं। जी सर सर, अभी आपने, नमस्ते। हाँ हाँ जी, बोलिए, कौन बोल रहे हैं? आप कैमरे पे आइए, मेरे को ऐसे पता नहीं लग पा रहा। हाँ जी बोलिए, बोलिए आप बोलिए। पूछिए सर। सर आप पूछिए। नहीं नहीं, आप बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं। और कोई पूछ रहा था इसलिए। नहीं नहीं सर बोलिए। मैं कैमरा ऑन नहीं कर सकती हूँ। हाँ बोलिए। हाँ। सर अभी आपने जो D30 में जो बताया अपना, कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही हो, कैसे देखो, एक बार रिपीट देखिए मैं कीजिए। सिंपल सा बताता हूँ। D30 के लगन के अंदर आप ये देखिए कि लगन में ग्रह बैठे हैं, तो ग्रह बैठे हैं तो गलतियां आपसे हो रही हैं। ओके। ठीक है, अगर आप उन गलतियों पर फोकस करोगे तो आपका दुर्भाग्य चला जाएगा और आपका परेशानियां चली जाएंगी। दूसरा हिस्सा मैंने बोला तक नहीं है, मैं सबको सुंदर सी बात बता रहा हूं। मेरी कुंडली, मैं अपनी कुंडली शेयर करूंगा क्लास में। मेरे को पूर्व जन्म में माता तुल्य स्त्री से श्राप प्राप्त है, वो मेरा D30 चार्ट बताता है। D30 चार्ट ये भी बताएगा कि पिछले जन्म का कोई कर्ज कैरी करके तो नहीं आ रहे। अगर कैरी करके आ रहे हैं तो वो बहुत दिक्कत देगा इस जन्म में, आपको आगे बढ़ने में बहुत दिक्कत देता है।
तो मैं वहां तक बताऊंगा। ठीक है पूनम जी। हाँ जी, आप क्लास में रेमेडीज भी बताएंगे क्या सर? नहीं, ये रेमेडी का कोर्स नहीं है, डिविजनल चार्ट का कोर्स है। ओके सर, हाँ, थैंक यू। पहले डिविजनल चार्ट तो समझ आए, हम रेमेडी पे पहले चले जाते हैं। इसमें तो ये मेरा तुरुप का इक्का होगा कि क्या मुझे रेमेडी लगेगी इस जन्म में, या मुझे संघर्ष से ही जीवन काटना है, या मुझे नहीं रेमेडी नहीं लगेगी इस जन्म में, यहां तक बताया जाएगा पूनम जी। जी सर, मैं पूछ रही थी कि रेमेडी मतलब ऐसे नहीं कि कुछ बहा दो कुछ कर दो, जैसे हम नहीं नहीं, हमारे ये बिहेवियर। बहाने वाली रेमेडी, देखो मैं हाथ जोड़ देता हूँ लाल किताब पे, बहाने वाली रेमेडी का मतलब है जंगल गए, कुल्हाड़ी लाए, पैर पे मारे। क्लास में आओगे ना, मैं समझाऊंगा लाल किताब का। आपका अच्छा अगर नहीं सर। मिथुन लगन है, वृक्ष लगन है, बाजार जाना, लाल किताब लाल रंग की आएगी, घर पे रखना। अगर घर में महाभारत चालू हो जाता है तो लाल किताब के बारे में सपने में भी नहीं सोचना, और वो किताब मंदिर में रखाना। चेक करो जाके। मेरे कहने का मतलब ये सर कि आप बिहेवियर में चेंज कैसे करें, इस तरह का वो सारा बताएंगे क्या? सिखाऊंगा ना, क्लास का विषय है ना हाँ पूनम। जी सर। तो सारा हाँ क्लास में वो आपको रहे। उंगली पकड़ के सिखाऊंगा, ऐसा नहीं है। जी सर जी। उंगली जी। पकड़ के सिखाया जाएगा। ठीक है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास वेबिनार। हैव अ गुड डे, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स अ लॉट।